एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता। वो मुझे रोजाना मूली देता और कहता, मैडम जी ये खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था। लेकिन ऐसा लोगों का कहना था, जबकि सच मैं जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खाना शुरू किया, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा। बस उसकी एक ही आदत मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि वो हर रोज़ रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता और मुझे यह सब काफ़ी अजीब लगता था। लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना कर दिया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल भी नहीं किया था। दिन में वह घर से बाहर रहता, जब रात को वह कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफ़ी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने मुझसे कसम ले ली थी और मैं अपने पति की बात को टाल भी नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था, बल्कि सिखाया भी गया था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 15 साल को गुजरने के बाद भी जब औलाद न हुई तो मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मुझे सास से बहुत डर लगता था। अगर वो मुझे बांझ होने का ताना दे देती तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दब कर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले से सब्जी लेनी शुरू की थी तो वो हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं हुई, तो मैं उसे भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी और बाकी सब तो भगवान के हाथों में ही था। इसमें मैं या मेरे पति कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम आपको पता नहीं है, आप पर ज़रूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें औलाद होने में दिक्कत हो जाती है। हमारे पास एक ऐसी मूली का बगीचा है जो सबसे पहले ज़्यादा उम्र वाली औरतों को खिला दिया जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने शक की नज़रों से उसे देखा था। ये किस तरह का इलाज था? भला मूली खाने से भी कोई प्रेग्नेंट हो जाती है? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैं पढ़ी लिखी थी और इन बातों में न आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस बात का पता चल गया तो वह मुझे तलाक दिलाने में ज़रा देर नहीं करेगी। पहले ही वो इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरने लगी है, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथों में हो। ना भाई ना, ये सब कुछ मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने उसे मुंह पर साफ मना कर दिया, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे मैडम डर क्यों रही हो? आपको पता है आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएगी, सारा दिन आपकी देखभाल करेगी। पहली बात आपको अपनी सास को या किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा आप भी मत बताइएगा। आप फिजूल में इतना सोच रही हैं, एक बार अमल करके देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते लालच दिया और मैंने उसे सोचने का वक्त मांगा था। मुझे आज सोचने का वक्त दो, यह कह के मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वो सब्जी वाला बड़ा बेचैन हुआ। आप बस कैसे भी हो हाँ कर दे। मेरे हाँ कहने के पीछे इसका क्या मकसद था? लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए मूली ही खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए वहाँ एक और सही। पर अगले रोज़ मैंने वाकई उसे हाँ में जवाब दिया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम सी अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैंने नोट किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहते बावजूद इन सब बातों पर यकीन करके हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुपाकर मूली खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी घर में सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता। जब उसे कोई नज़र ना आता तो वह जल्दी से मेरे आगे मूली कर देता, जिसे मैं अपने कमरे में छुपा कर खा लेती। और जब से मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खाना शुरू किया था, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में होने वाले बदलाव का एहसास सही तौर पर होने लगा था।
मुझे यूं लगता था जैसे सास मुझ पर नज़र रख रही हो। और उस रोज़ सब्जी वाला जब मुझे मूली दे रहा था तो मैं अभी मुड़ी ही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे घूर कर देख रही थी। उसे यूं देखकर मैं तो डर कर खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठ के पास से कुछ साफ किया। बहू अगर मूली इतनी पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती, यूं भूखों की तरह खाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? और जाकर खाना बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शुक्र है इसे ये मालूम हुआ कि मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खाई है। मैंने जल्दी से सास से माफ़ी मांगी थी और खाना बनाने किचन में चली गई। लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के रंगत बिल्कुल नॉर्मल रखना है और बिल्कुल भी बौखलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं बहुत जल्दी ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर अपने सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी कि अब सास ने सब्जी वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए जगह भी दे दी थी। अब वह रोज़ सुबह के भोर के वक्त आ जाता और ताज़ा सब्जी लेकर आता। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब लगी थी, लेकिन वो लोग इस गांव के अमीर लोग थे, उनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी कभी अगर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान हो जाते। इसलिए ज़्यादा देर इस बात को मैंने अपने दिमाग पर सवार नहीं किया। लेकिन मुझे यूं लगने लगा था कि जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रखे हुई है। मैं जहाँ जाती सास पता नहीं कैसे उस जगह पर पहुँच जाती। और अब सास का यूं सब्जी वाले को घर में पनाह देना, ये सब सोच कर तो मेरे सर में दर्द होता जा रहा था, लेकिन कोई भी सुराग हाथ में नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अब तो यूं महसूस होने लगा जैसे वो सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं इन सब को अपना वहम ही समझती रही। मूली खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था जब भी मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी और जो बात मुझे पता चली, मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर उसे पैसे भी दिए और उसका धन्यवाद भी किया। मुझे यूं खुश देखकर सब्जी वाला अजीब सा हंसा और बोला था, मैडम मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस समय इतनी खुशी थी कि मैंने जल्दी से हामी भर दी। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा तो वह अजीब तरीके से हंसने लगा। मैडम यह मेरी वजह से तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी करूँगा, लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद ही बता दूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मूली मैं रोज़ाना देता हूँ उसमें आपको नागा नहीं करना होगा, नहीं तो अपने बच्चे को अपने हाथों से खो बैठोगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो अपने लबों पर एक अच्छी धुन बजाता हुआ चला गया, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद की खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, गरीबों को दान दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मुझे ये सब देखकर रोना आ गया। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती भी, तो कभी बिना वजह गुस्सा भी करने लगती। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतज़ाम किया गया था। एकदम से मेरी कदर बहुत बढ़ चुकी थी। उस सब्जी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा, और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो चुकी थी, लेकिन अब रोज़ मुझे मूली खानी पड़ती। पर सब्जी वाले ने कोई ना कोई शर्त होती। एक दिन तो उसने मुझे घंटा अपने पाँव दबाने का कहा। मैं यह सब करते हुए काफ़ी परेशान होने लगी थी। अब अगर सास को या मेरे पति को यह सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोग के दिल में यह ख्याल आ सकता कि मेरा बच्चा ही नाजायज़ है। मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं तो बुरी तरह फंस सकती थी।
मैंने सोच लिया था कि मैं मूली नहीं खाऊंगी, फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच पर अमल करते हुए मूली खाने से मना किया तो सब्जी वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त को ना मानने की वजह से अगर ये सब करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने का कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चल कर आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से सिर्फ बनाना पड़ेगा, बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी दी थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगी। लानत है तुम और तुम्हारी शर्त पर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं शादीशुदा हूँ और अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था, तो क्या हुआ प्रेग्नेंट भी हो? मैडम जी, मेरी वजह से ही तो हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात को सोने का नहीं कहा। मैंने गुस्से में कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खा रही मूली। मैंने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई। 1 घंटे के बाद मुझे अपनी कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ था। सास ने दाई को भी बुलाया था, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो मुझे वो सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। उसने मुझे जल्दी से वो मूली ला कर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं तुरंत ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने भी मना किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाई और कपड़े धोकर इस्त्री अपने कामवाली से करवा कर उसे खुद देने के लिए गई थी। और उसके बाद ही यह सिलसिला चल पड़ा था। अब मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चों की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी अब बहुत खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा तो इस सब्जी वाले का वो हाल करवाऊंगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजर रहे थे। मुझे अपने पति के बजाय सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी छुप छुप कर, कि सिर्फ एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ा अजीब वाक़या हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर के शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से उसे एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर वो सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब सास और सब्जी वाले को देखा तो सास सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, ढीठ बनकर खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इसकी सब वजह क्या थी? वो क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, यह मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह लर्ज चुकी थी। डर के मारे मेरे शरीर कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? वो ऐसा कैसे कह सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस उसकी धमकी देकर बदनाम करने की वह मुझे कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से अखबार में कुछ छुपा कर ला कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ये सब करवाया था? लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? वो अपने ही बेटी की बहू के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सब से भी ऊपर एक और बात भी थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था? क्या वो भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे गवारा करवा सकता था कि इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोच कर मैं अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। अगले रोज़ मैं बहुत ज़्यादा बुखार में तड़प भी रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग कर दौड़ रहे थे। मेरे पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वह अपनी माँ की सच्चाई से भी बेखबर है। अभी तो यह बात भी कंफर्म करनी थी कि यह बच्चा वाकई सब्जी वाला का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं। और मैं पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी।
मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस भी ना पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन उस रोज़ सास घर पर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकर भी नज़र नहीं आ रहे थे और मेरा पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। इससे पहले कि मैं उसको देखती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था कितनी देर तक मैं बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठे ही रोने लगी थी। मुझे मालूम था कि ये सब उस सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी इन सब में उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि वो दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे ढेरों सारे पैसे देना। इसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। पर अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब था, और अगर किसी को मेरी गुमशुदगी का पता चल जाता तो सब मुझे भगोड़ी और चरित्रहीन कहकर बुलाते। मैं सोच सोच कर और ज़्यादा रोने लगी। उस वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वो ही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूँ सारी दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी बहुत मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे ही सुन रहा था और गौर से देख रहा था। फिर मैं उसे कहने लगी कि देखो, तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए भी तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूँ लांछन न लगाने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, ये सब तो तुम सच आने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी ही, इसलिए मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ तो उसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि तुम्हें सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन इसके बाद तुम घर भी जाना चाहोगी, सब्जी वाले ने मुझसे कहते हुए बोलना शुरू किया था। मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की थी। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को जुए में हार दिया, और जब लोग उसे लेने आए मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन वो 4 लड़के न माने। मैंने उनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहाँ पर नंदनी मौसी के पास चला गया और मदद की भीख मांगने लगा, तो उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। मैंने सुने बगैर ही हामी भर ली थी। उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही साथ उन लोगों को भी। मेरे बाप ने नशा न मिलने की वजह से गुस्से में और जज्बात में आकर वहीं पर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्द ही शादी भी करवा दी, लेकिन नंदनी मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया था। वह जैसा जैसा कहती मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। नंदनी मौसी का बेटा नामर्द था, इसलिए पहले वह 3 दफ़ा तलाक भी हो चुका था। इस बार उसने शादी करने का कहा। दुनिया वालों के सामने अनुज का शादी हुआ जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी अनुज ही है। उसने कहा था जल्द बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से बच्चा पैदा करना, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहोगी और उसकी शुक्रगुजार रहती रहोगी। जब अनुज तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता तब मैं कमरे में आता और वह चला जाता। वो बस अच्छा पति होने के अदाकारी रहा था। मूली भी मैं पहले तो ऐसी दवा छिड़कता जिसे ताकत आए और गर्भ ना ठहरे, लेकिन जब नंदनी मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैं वो दवाई बदल डाली और मैं ताकत की दवा मूली
पर छिड़कता रहा। लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा छिड़कना बंद कर दी, क्योंकि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। उस रोज़ तुमने मूली खाने के बाद से मना कर दिया तो मैं बहुत डर गया था कि मेरा राज अब खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ़ हुई तो पता चला अगर शुरू के गर्भ में ऐसा हो जाता है और तुम जब मेरे सारे काम भी करती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था कि मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। उस रोज़ मैंने नंदिनी मौसी से भी कहा था कि अब और नाटक मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने मुझे पैसे दिखाकर मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चा भी मार देगी। मैं बिल्कुल डर गया था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से काली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। नंदिनी कुछ नहीं कर सकती, वह जानती है तुम्हें मैं लेकर आ गया हूँ और इससे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वह तो बस बच्चा दिखाकर सबको ये साबित करना चाहती थी कि उसके बेटे में कोई भी खोट नहीं है। वो लड़कियां ही बांझ थी और लोगों में अपनी अपनी बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए ये नाटक कर रही थी। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था। सिर्फ मेरी सास ने ही नहीं बल्कि मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहाँ बिल्कुल नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी। मैं उसके साथ शहर में ही रही थी। नंदिनी मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी भी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का डीएनए टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सब लोगों को सच बताकर नंदिनी का असली चेहरा भी दिखा दिया, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। सब लोगों ने नंदिनी पर थू थू की और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूरन उन दोनों को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति हवेली में ही रहते थे। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया और वो तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।